ओके, नमस्कार दोस्तों। अभी वीडियो चल रही थी लेकिन नेट की वजह से जो है आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसलिए वीडियो को मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। देखिएगा, 107वां प्रश्न था कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तदर्थ नीति, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान या अनुदान का अनुरोध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुदान का अनुरोध के रूप में, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर क्या, डी राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगला देखा जाएगा। 108वां प्रश्न है कि सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं: बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखानुदान या वित्त विधेयक को पारित करना। ठीक है ना। इसमें कौन कौन से चरण शामिल हैं? किसमें? सामान्य वित्तीय विधायन में। बताने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों बजट का प्रस्तुतिकरण शामिल होता है, बजट पर चर्चा भी शामिल होती है, विनियोग विधेयक को पारित करना भी शामिल होता है, लेखानुदान इसमें शामिल नहीं होता है, वित्त विधेयक को पारित करना भी इसमें शामिल होता है। इस प्रकार से उत्तर 1, 2, 3, 5, तो आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 5, डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, 109वां प्रश्न है, कह रहा है कि संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने के पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति क्या है, आवश्यक है? एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, मतलब आवश्यक है किस किस स्थिति में, कि एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं के फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर, या धन विधेयक पर। उपरोक्त कथनों का विचार करते हुए अधोलिखित कूटों में से सही का उत्तर करना है। ठीक है, ये लिखा है, बताइएगा। एक तो आपको बिल्कुल पता है कि धन विधेयक पर पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इन सभी में, चाहे नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक हो, या ऐसा कराधान विधेयक जो राज्यों के हित में निहित हो, ठीक है, या राज्यों की सीमाओं में फेरबदल, ये सब जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति इसमें सब में आवश्यक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 110वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। किस प्रस्ताव, किसका संदर्भ संबंध संघीय बजट से किसका संबंध होता है, बताएंगे। 110वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, कटौती प्रस्ताव। ठीक है, जब संघ में बजट पेश किया जाता है तो उस पर चर्चा होती है, ठीक है ना। तो उसमें जो व्यय होता है, जो राशि होती है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, बल्कि घटाने के ऊपर जो है चर्चा की जा सकती है। इसको कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला देखें, 111वां प्रश्न है कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, सत्ताधारी दल के कार्यवाही को रोकना, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइएगा। तो दोस्तों कटौती प्रस्ताव क्या होता है? सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर आपका नहीं, निरस्त करना नहीं, ठीक, ये नहीं, ये होता है कि बजट प्रस्ताव में कमी का प्रस्ताव, अभी तो ऊपर हम लोगों ने बात किया है, कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना है ना। मतलब बजट जब प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर चर्चा होती है, बहस होती है, जो वहाँ पर
उसका जो खर्च है उसको बढ़ाने के बजाय केवल घटाने का कार्य किया जाता है, तो उसी को कटौती प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है, सी। चलिए अगला 112वां प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब एक तो गलत है। नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। मितव्ययिता प्रस्ताव क्या होता है, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव क्या है कि बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं। लेखानुदान क्या है कि बजट की मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। बताएंगे 112वां प्रश्न। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लेखानुदान का अर्थ बजट मांगों के पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना नहीं होता है, बल्कि एक अग्रिम जो है अग्रिम मांग होती है, ठीक है ना। लेखानुदान क्या है, बजट क्या है कि जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें अग्रिम रूप से ये प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा संसद में ये जो प्रश्न है ये थोड़े से टफ होते हैं, तो इसको आप जब पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। 113वां प्रश्न क्या है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। अल्प विधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव या शून्यकाल। बताएं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिएगा 114वां प्रश्न है, भारत की संसद किसके या किन के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा या अनुपूरक प्रश्न के द्वारा। कोड का प्रयोग करके सही का उत्तर देना है। तो देखिएगा दोस्तों, संसद जो है मंत्रिपरिषद पे कैसे कैसे जो है नियंत्रण रख सकती है, तो स्थगन प्रस्ताव का प्रयोग करके भी, प्रश्नकाल और अनुपूरक तीनों का प्रयोग करके जो है वो मंत्रिपरिषद के ऊपर या उनके कृत्यों के ऊपर जो है नियंत्रण रख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी तीनों ठीक है, ठीक है। अगला 115वां प्रश्न है, कह रहा है कि तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है। तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है कह रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, ठीक, उत्तर लिखित दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, उत्तर पर बहस की जा सकती है, उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है। नीचे कूट दिया हुआ है, देखिएगा। चलिए तो इसको मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड, थोड़ा छोटा करेंगे। देखिए, तो पहली चीज़ तो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं जो भी तारांकित प्रश्न होंगे, ठीक है, ऑप्शन एक तो ठीक होगा, ठीक है ना। उत्तर लिखित दिए जाते हैं, ये अतारांकित होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, यह भी शामिल है। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, यह उसमें दिए जाता है, यह भी गलत है, ठीक है। उत्तर पर बहस की जा सकती है, नहीं। उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है, नहीं, ठीक है। तो 1 और 3 केवल ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा बी है, बी राइट हो जाएगा। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। तो आप ये जब पढ़ेंगे तारांकित प्रश्न क्या होते हैं तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। अगला देखिएगा 116वां प्रश्न है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया गया भाई। सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यकता मुद्दे पर बहस करने के लिए, या विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, या किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, या कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने के हेतु। बताइएगा। दोस्तों, स्थगन प्रस्ताव लाया गया है सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अगला देखेंगे, कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद डिस्कशन पसंद नहीं करती है। इस नियम
में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का प्रावधान है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आप लोग कर भी चुके हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, सरकार लोकसभा के नियम 184 के अनुसार अंतर्गत वाद विवाद डिस्कशन पसंद नहीं करते, ऑप्शन ए ठीक है। इस नियमन के वाद विवाद के साथ साथ मतदान का प्रावधान भी, ये भी ठीक है। और इसका सही व्याख्या वो एक ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए, 118वां प्रश्न है, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? 19, 20, 21 या 22? तो दोस्तों देखिएगा, इसमें जो है एक दिन में अधिकतम 30 मुद्दों को उठाया जा सकता है। कितने? 30 मुद्दों को। ठीक है, बढ़ा दिया गया है सन 2015 से, ईयर 2015 से लगभग 30 मुद्दों को। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा 30। ठीक, अगला देखेंगे, अभी करंट की चीज़ है। अगला 19वां प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? इम्पॉर्टेंट है ये। विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को जारी रखना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार, सदन को स्थगित कर देना, सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर देना। बताइए दोस्तों, गिलोटिन का मतलब होता है कि विधेयक पर बहस क्या कर देना? बंद कर देना। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा सभी का। ठीक है, अगला 120वां प्रश्न है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कौन सा कथन सही है? योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। अब तो नीति आयोग हो गया है ये। ठीक है, संसद के प्रति है। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब कोई भी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा, जब सत्र में ना हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ही गठित होती है। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, बताइएगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय हैं, जब सदन में एक सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, जब सत्र में ना हो तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल भी राइट है, बी। अगला देखिएगा, 121वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए कूटों के उत्तर से सही उत्तर चुनना है। सही कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। यानी कि मूलभूत का मतलब क्या हो गया? मौलिक अधिकार नहीं है। फिर कह रहा है कि राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। तीसरा है कि भारतीय संविधान के प्रस्ताव में 42वां संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा के अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा है। बताइए चलिए देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला तो बिल्कुल ठीक है कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो इसको निश्चित करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है कि राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। वित्तीय बिल को रोक सकती है। रोकने की स्थिति में क्या होगा कि स्वतः ही जो है, अगर 14 दिन के भीतर अगर वो
विधेयक को रोक के रखते हैं तो लोकसभा में उसको पारित मान लिया जाएगा। तो रोक तो सकती है, ठीक है, ये भी सही है, दो भी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना 42वें संविधान धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाए, केवल यही नहीं और भी चीज़ें बढ़ाई गई, तो तीसरा नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष की व्यवस्था के द्वारा, जी नहीं, ठीक है ना, नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, चौथा भी गलत होगा, ठीक है। तो 1 और 2 केवल ठीक होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ये बात, ध्यान से देखिएगा, आप भी हो सकता है मेरा गलत हो, लेकिन एक बार आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगला 122वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। भारतीय संसद का सचिवालय बताइए, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों भारतीय संसद का सचिवालय होता है, वह सरकार से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 123वां प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होती है किससे, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से, या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों भारत में संसदीय की संप्रभुता जो है न्यायिक समीक्षा से, ठीक है, ऑप्शन बी। हमेशा से जो है संसद और न्यायालय के बीच में वाद विवाद चलता रहा है, ठीक है, कि कौन सर्वोच्च है, ठीक है, कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो उस स्थिति में कई बार जो है बातें होती रहती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है फिलहाल। अगला देखिएगा 124वां प्रश्न है कि भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था कब भाई, 1/1/1997 को, 15/8/1997 को, 26/1/2002 को, 13/5/2002 को। 124वां प्रश्न बताइएगा। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाता है वह 13/5/2002 को मनाया गया था, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 125वां प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि भारतीय संसदीय समूह या आईपीजी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है, संसद के पूर्व सदस्यों इसके सदस्य बन सकते हैं, लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह पदेन एक्स ऑफिशियो उपाध्यक्ष होते हैं। अब बताइए कौन कौन सा सही है, सही चुनना है। देखिए दोस्तों, भारतीय संसदीय समूह जो होता है यह स्वायत्त संस्था होती है, ठीक है ना, तो एक तो गलत हो गया। दूसरा, संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, तो यह भी जो है गलत है, इसके जो पूर्व सदस्य वो इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते, ये सही है, ऑप्शन डी केवल हो जाएगा, 3 सही है ना, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक, देख लीजिएगा इसको ध्यान से। अगला ओके 126वां प्रश्न है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया। मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, CR दास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक। तो ये था दोस्तों आज जो प्रश्न छूट गए थे आपके लाइव में, उसके आगे प्रश्नों को मैं यहाँ पर जो है आपके लिए अपलोड कर दे रहा हूँ ऑफलाइन, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी कल की क्लास के लिए मैं प्रयास करूँगा कि अच्छे से चले, ठीक है। फिर आप इस वीडियो को देखिए। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।